दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी सार संग्रह का मध्यकालीन इतिहास का भाग 4। इसके 3 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों के राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम देखेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे औरंगजेब के शासनकाल से और आगे। दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का सूबेदार था औरंगजेब शासक बनने से पूर्व। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किन के मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? तो औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कौन सम्राट बना था? बहादुर शाह प्रथम। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि अंग्रेज गवर्नर था, इसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह ने जो है श्रीनगर, जो कि गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था, वहाँ पर आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। और औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? 1686 में। 1665 ईस्वी में शिवाजी के किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर 1665 में हस्ताक्षर हुए थे। जय सिंह जो थे वो मुगल सेनापति थे। यहाँ पर देखिए, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली खेत बटाई। खेत बटाई जो था उसमें खेत में ही अनाज का बंटवारा कर दिया जाता था। लंक बटाई, इसमें अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई की जाती थी। रास बटाई जो था वो अनाज से भूसा निकालकर बटाई की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न शासक और उनके वजीर तथा वकीलों से संबंधित है। बाबर के वजीर मेहदी ख्वाजा थे। हुमायूं के निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग। अकबर के वजीर जो थे बैरम खां, जो कि अकबर के शासनकाल में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। जहांगीर के वजीर कोई नहीं थे, यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय में यह पद समाप्त हो गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश उज्जैन के पास स्थित है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये औरंगजेब था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? ये था दारुल इस्लामी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था और इसके काल में सतनामी विद्रोह भी हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का खराब नमूना कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? ये 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा। इनको औरंगजेब ने विजित किया था। यहाँ पर आइए देखते हैं मुगलकालीन सूबों की संख्या। इसमें शासक का नाम, सूबों की संख्या और नए जुड़े सूबे।
तो अकबर के समय में सूबों की संख्या 12 थी। आईने अकबरी में वर्णित है, लेकिन 3 जो नए सूबे थे वो जोड़े गए। ये 3 नए सूबे थे बरार, खानदेश और अहमदनगर। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे, कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया था। और शाहजहां के समय में कुल सूबों की संख्या 18 थी। 3 नए सूबे जोड़े गए थे, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के समय में 20 अथवा 21 सूबे थे। इसमें से जो 2 नए सूबे थे ये नए जोड़े गए थे, बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर और सार्वजनिक नृत्य तथा संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब आइए देखते हैं मुगल कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बाद मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? ये दाम कहलाता था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ था लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए माश शब्द से अंकित किया जाता था। तो याद रखिएगा, जो राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी मुगल शासन में जो विद्वानों को दी जाती थी उसको मदद ए माश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मदरसा ए बेगम माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलो मनुची। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक या डॉक्टर नियुक्त किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो मीर बख्शी जो था वो मुगल काल में सेना का प्रधान होता था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मनसबदारी प्रथा, इसकी स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। इसका अर्थ यानी मनसबदारी का अर्थ पद या श्रेणी होता है और इसका उद्देश्य प्रशासन का संचालन करना था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रथा। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे जागीर कहा जाता था। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े, इस व्यवस्था को लागू करने वाला शासक कौन था? ये जहांगीर था। दोस्तों, जात जो शब्द प्रयोग होता था किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। जात शब्द किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और दर्जे का सूचक था, जबकि सवार जो है उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को इंगित करता था। अगला जो है दोस्तों, ये मुगल कालीन जो उच्च अधिकारी थे उनके बारे में ये पूरी सूची है। दीवाने इंसा, ये सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी होता था। दीवाने बजारत, लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि के लिए। दीवाने कजा, ये न्याय विभाग या काजी उल कुजात इसको कहा जाता था। दीवाने कजा, इसको न्याय विभाग का कार्य देखना होता था। दीवाने बरीद, ये गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन होता था। दीवाने आरिज, सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करता था। दीवाने रिसालत, विदेश विभाग को, और मुहत्सिब जो था ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। बकिया नवीस, जो बाकिया नवीस था ये समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ये डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। दीवाने तन, यह वेतन जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। और वितिक्ची अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष में दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के लिए वितिक्ची की नियुक्त की थी।
मुशर्रिफ, तो मुशर्रिफ जो था यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। दोस्तों मुगल मिश्रित सैन्य टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगलों की जो मिश्रित सैन्य टुकड़ियां थीं उसमें ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान ये समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगल कालीन प्रशासन के बाद आइए देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत और चित्रकला तथा साहित्य संबंधी प्रश्न। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र का ये अनुवाद है। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन थी? तो राजभाषा मुगल कालीन फारसी थी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? बीड़ा बजाने में औरंगजेब को कुशलता हासिल थी। दोस्तों बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी और मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। उत्तरी भारत को में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां। मोहम्मद रिजा खां को उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद द्वारा। और यहाँ पर देखिए कुछ शासक और उनके राजकवि हैं। मुल्ला गजाली मसदरी ये अकबर का राजकवि थे। तालिब अमूली जहांगीर के, अबू तालिब कलीम शाहजहां के और कादिशी जो थे ये भी शाहजहां के राजकवि थे। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? ये है हज़्मनामा। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। नस्तलिक क्या है? तो दोस्तों नस्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? कई बार परीक्षाओं में आया है। तो दोस्तों मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ था और जो चित्रकला की शैली या चित्रकला का स्वर्ण काल है ये जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह कहाँ स्थित था? वो लखनऊ में स्थित था। दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो मस्जिद निर्माण कला शाहजहां के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा या चरम पर थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में पहली आगरा किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है और दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पर आइए मुगलकालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। तो ये देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, इसको शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम इस शासक ने बनवाया था। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासनकाल में बना था। जहांगीर महल आगरा में अकबर ने बनवाया था। अकबरी महल आगरा में है, अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरा का किला आगरा में अकबर द्वारा। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर द्वारा बनवाया गया था। पंचमहल या हवा महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर द्वारा। और मरियम महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासनकाल में निर्मित किया गया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। तुर्की सुल्तान का महल ये भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासनकाल में निर्मित किया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासनकाल में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में नूरजहां द्वारा। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, नूरजहां द्वारा। दीवाने खास आगरा में शाहजहां द्वारा। दीवाने आम आगरा में ही है जो कि शाहजहां द्वारा। शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और मच्छी भवन। ये देखिए शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और मच्छी भवन ये सभी आगरा में स्थित हैं और शाहजहां के द्वारा निर्मित कराए गए थे। इसके अलावा लाल किला दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जहानाबाद दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित शहर है। और जामा मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास
जो हैं ये शाहजहां द्वारा निर्मित जो है मुग़ल स्थापत्य के प्रमुख नमूने हैं। इसका जो है जामा मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास दिल्ली में स्थित हैं। हुमायूं का मकबरा, दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग करते हुए तथा दोहरे गुंबद का निर्माण करते हुए बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसमें सबसे पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग और दोहरे गुंबद का निर्माण कराया गया था। मुगल कालीन साहित्य के बारे में आइए देखते हैं। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया था। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद राजा टोडरमल के द्वारा। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद सरहिंदी द्वारा। पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में दोस्तों मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी द्वारा। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणित का ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। और कालिया दमन अबुल फजल द्वारा फारसी में इसका अनुवाद किया गया था। 52 उपनिषद फारसी में दारा शिकोह द्वारा और अकबर नामा का फारसी में अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया था। बाबर नामा फारसी में है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना बाबर नामा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम ने की है। और इसके अलावा तुझके बाबरी, ये बाबर नामा, इसको तुर्की भाषा में बाबर ने इसकी रचना की थी। तुजुके जहांगीरी फारसी में जहांगीर, मौतमिद खां और मोहम्मद हादी तीनों ने इसका जो है प्रणयन किया था। मुंतखब उल तवारीख फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखा गया था। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में मोतमिद खां और बख्शी द्वारा तथा माआसिर जहांगीरी ख्वाजा कामगार द्वारा जो है लिखा गया था। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, शाहजहां नामा इनायत खां, नुस्खा ए दिलकुशा खफ़ी खां द्वारा और आलमगीर नामा ये मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम द्वारा रचित है। मुआसिर ए आलमगीरी फारसी भाषा में साकी मुस्तैक खां द्वारा ये लिखा गया। और फतवा ए आलमगीरी फारसी भाषा में शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा तथा पादशाह नामा की रचना मोहम्मद अमीन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो ये है अकबर का मकबरा। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ था। और सजावट की इस पद्धति को क्या कहा जाता था? तो सजावट की इस पद्धति को पित्रदुरा कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल में जो उसका अंतिम समय काल था उसमें संगमरमर की इमारतों को बनवाने का चलन प्रारंभ हुआ था। अगला है दोस्तों हुमायूं का मकबरा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को जो हुमायूं का मकबरा है इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उम्र, नादिर उल उस्र नामक जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था चित्रकार मंसूर को। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की है? केशव दास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन जो हैं वो खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवारे आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और बीरबल महल इत्यादि हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो दोस्तों मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई थी और यह जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी।
मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का मिश्रण मुगल चित्रकला शैली में है। पित्रा-दुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? जो ईरानी शैली में निर्मित है। तो एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पित्रा-दुरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल ये चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं: पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। दोस्तों, संस्कृत में अल्लोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अल्लोयनिषद नामक एक उपनिषद की रचना अकबर ने करवाई थी। और देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि औरंगजेब जो है वो संगीत और कला को प्रतिबंधित किया था, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। अब आइए देखते हैं मराठा राज्य संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखिए, मराठा राजवंश जो है वो सज्जन सिंह इसकी 5वीं पीढ़ी के थे। उग्रसेन उसके बाद उनके पुत्र हुए। उग्रसेन के 2 पुत्र थे, कर्ण सिंह और शुभकर्ण। कर्ण सिंह जो थे वो देवगिरी के यादव लाखू जी जाधव राव और शुभकर्ण इनके वंशज भोसले कहलाए थे। और देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव की पुत्री जीजाबाई थी। इनका विवाह शाहजी भोसले से हुआ था। जीजाबाई शिवाजी की माता थी, शिवाजी प्रथम की। और जीजाबाई का विवाह शाहजी भोसले से हुआ था। और जो है बालाजी भोसले के पुत्र माले जी थे। माले जी के पुत्र शाहजी भोसले थे। और संभाजी जो हैं शाहजी भोसले के बड़े भाई थे। और तुकाबाई महिये जो हैं ये माता थीं राजा राम की, और इनका विवाह शाहजी भोसले से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, शाहजी भोसले के जो पुत्रों में शिवाजी प्रथम थे और राजा राम। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से चरण चल रहा है। संभाजी और साहूजी शिवाजी के पुत्र थे। राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था और इनके पुत्र शिवाजी द्वितीय थे। साहूजी महाराज एक स्वतंत्र शासक थे और जो है इनके उत्तरी भाग पे सतारा साहूजी शासन करते थे और दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय के पुत्र जो हैं वो राजा राम द्वितीय थे। तो ये मराठों का जो है ये वंश क्रम है। अगला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो मराठों के लेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। और मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ये था अष्टप्रधान। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रायगढ़ में शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? जॉन मैल्कम के सामने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने समर्पण किया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया था। इसमें मराठों की पराजय हुई थी। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? ताराबाई ने। और संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में था मराठा नेतृत्व। ताराबाई जो थी ये राजा राम की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर और या फिर सलहेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान जो थे इनके बारे में आइए देखते हैं। मजूमदार, इनको अमात्य कहा जाता था, ये वित्त मंत्री होते थे। सुमंत या दबीर, विदेश विभाग और दरबारी शिष्टाचार के मंत्री। शुरूनवीस या चिटनिस, पत्राचार विभाग का सचिव होता था। पेशवा या प्रधानमंत्री जो होता था ये अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। ये नागरिक और सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
बाकिया नवेश मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग को देखता था। सेनापति या सरे नौबत सेना का प्रधान होता था और पंडित राव धर्म और दान विभाग को देखता था। दोस्तों, शिवाजी के अधीन जो अष्टप्रधान थे उसके सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत कार्य करते थे। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ विविध प्रश्न। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये मोहम्मद शाह रंगीला था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने दी थी? फर्रुखसियर ने। और कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर किस समाप्त किया था? और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किस शासक को भारत का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों, जो जौनपुर था, जौनपुर को भारतीय इतिहास में भारत का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिर्रे अकबर या महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व होता था। तो यदि प्रश्न आता है हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। जो वर्तमान में जंतर मंतर है, इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन है? तो गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। इब्राहिम शाह द्वितीय को उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम। दोस्तों, वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। तो एक प्रश्न है, दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने देने वाला कौन था? तो ये था वजीर गाजी उद्दीन। अगला देखिए दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। और प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे पोलज भूमि कहा जाता था। यहाँ पर आइए देखते हैं, सिख संप्रदाय जो था इसके 10 गुरु हुए हैं। इनके नाम और कालानुक्रम। गुरु नानक देव संस्थापक थे सिख धर्म के। इनका जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1539 में हुई थी। इसके बाद दूसरे गुरु अंगद थे, 1539 में इनका जन्म हुआ था और 1552 तक इनका जो समय काल रहा। ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन कराया था। तीसरे गुरु अमरदास थे। सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया था। चौथे गुरु रामदास 1574 से 1581 इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह थे, 1581 से 1606 तक इनके पास सिखों के गुरु की पदवी रही। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन और अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था और अर्जुन सिंह को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे, 1606 से 1645 ईस्वी तक अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को योद्धा जाति में प्रशिक्षित करने का कार्य इन्होंने किया था। गुरु हर राय ये जो हैं 1645 से 1661 तक सिखों के गुरु रहे। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। आठवें गुरु गुरु हरकिशन थे, 1661 से 1664 तक और अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 तक
इनको औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 1675 से 1708 तक ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के लिए 5 ककार यानी केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा इन्होंने अनिवार्य किया था। और गुरु पद की इन्होंने समाप्ति कर दी तथा गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु घोषित किया था। दोस्तों, सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु संत रामदास, इन्होंने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो अमृतसर नगर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु गुरु संत रामदास द्वारा की थी। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी सार संग्रह का मध्यकालीन इतिहास का चौथा और आखिरी भाग। इसके बाद हम एनसीईआरटी सार संग्रह के आधुनिक इतिहास के भाग को देखेंगे। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।